इस नए और एक्साइटिंग एकेडमिक एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। खास तौर पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाला है। आज हम सीधे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 52 से लेकर 62 के अंदर डाइव करेंगे। हमारा पूरा फोकस देश के सबसे बड़े पद यानी भारत के राष्ट्रपति के ढांचे और इसकी बेहद दिलचस्प और जटिल कार्यप्रणाली को समझने पर होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। इस एक्सप्लेनर का सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले संघ की कार्यपालिका का ढांचा, फिर राष्ट्रपति की शक्तियां और योग्यताएं, उसके बाद निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज, फिर हम देखेंगे चुनाव का गणित और कोटा, कार्यकाल और शपथ, और आखिर में सबसे अहम महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। तो चलिए सीधे सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, संघ की कार्यपालिका का ढांचा। अब जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बीच एक कमाल का मिरर इफेक्ट दिखाता है। जैसे सेंटर में आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति होते हैं, ठीक वैसे ही एकदम पैरेलल स्टेट लेवल पर आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल का पद आता है। हमारी पूरी संसदीय प्रणाली इसी ढांचे पर टिकी हुई है। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है डी ज्यूरे और डी फैक्टो का। राष्ट्रपति हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन हैं और रिपब्लिक के नॉमिनल यानी नाम मात्र के हेड हैं। लेकिन जो असली वर्किंग पावर है यानी डी फैक्टो पावर, वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। ऐतिहासिक संसदीय प्रणालियों में इसे शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और योग्यताएं। आर्टिकल 53 इस ऑफिस को एक जबरदस्त कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देता है। इसके मुताबिक यूनियन के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, और हां, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। ये प्रावधान पक्का करता है कि चाहे सर्वोच्च कमान किसी एक व्यक्ति के पास हो, लेकिन वो हमेशा संविधान के दायरे में बंधी रहे। अब सवाल है कि इतनी बड़ी पावर को संभालेगा कौन? आर्टिकल 58 में इसके लिए कुछ नॉन नेगोशिएबल क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, जैसे भारत का नागरिक होना, कम से कम 35 साल की उम्र और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। एक और दिलचस्प शर्त है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद नहीं होना चाहिए। वैसे संविधान ने इस शब्द को कहीं डिफाइन नहीं किया है, इसे इंटरप्रेट करने का पूरा काम सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया गया है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज की परिभाषा। आखिर भारत के राष्ट्रपति को चुनने की शक्ति असल में किसके पास है? आर्टिकल 54 इसे बिल्कुल क्लियर करता है। सिर्फ चुने हुए यानी इलेक्टेड सांसद और विधायक ही इस चुनाव में वोट डालते हैं। और यहाँ 1992 का 70वां संविधान संशोधन याद रखना बहुत जरूरी है, जिसने पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स को भी इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस एक्सेप्शन को हमेशा याद रखिएगा। संसद के जो नॉमिनेटेड या मनोनीत सदस्य होते हैं और राज्यों की विधान परिषदों की जो सदस्य होते हैं, वे इस वोटिंग से पूरी तरह से बाहर रखे गए हैं, स्ट्रिक्टली बार्ड, ताकि राष्ट्रपति को सिर्फ वही लोग चुने जिन्हें जनता ने सीधे तौर पर चुना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, चुनाव का गणित और कोटा। ये हिस्सा वाकई बहुत ही मजेदार है। कभी सोचा है कि इस इलेक्शन में एक सिंगल वोट की असली कीमत क्या होती है? नॉर्मल पब्लिक इलेक्शंस की तरह यहां एक इंसान एक वोट वाला सिंपल रूल नहीं चलता। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में वोटों का भार पूरी तरह से एक अलग मैथ पर काम करता है। आयरलैंड से अडॉप्ट किए गए आर्टिकल 55 के तहत एक विधायक के वोट की वैल्यू उस राज्य की पॉपुलेशन को 1000 से डिवाइड करके निकाली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संसद के हर एक सांसद के वोट की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी होती है, जो विधायकों के टोटल वोट्स के बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है ना? ये एक मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स लेकिन बैलेंस सिस्टम। इस रेस में शामिल होने के लिए भी शर्तें बहुत कड़ी हैं। आज के समय में एक कैंडिडेट को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। आपको बता दें कि 1997 से पहले ये नंबर सिर्फ 20 हुआ करता था। ये बड़ा बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स इस चुनावी प्रक्रिया से दूर रहें। और इतना ही नहीं, कैंडिडेट्स को आरबीआई के पास 15,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करनी पड़ती है, जो 1997 से पहले महज 250 रुपए थी। सबसे काम की बात, अगर उन्हें टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 यानी छठा हिस्सा नहीं मिलता तो उनकी ये जमानत पूरी तरह से जब्त हो जाती है। तो आखिर में ये सारा मैथ रिजल्ट में कैसे बदलता है? जीतने के लिए कैंडिडेट को टोटल वैलिड वोट्स का 50% से ज्यादा का आंकड़ा पार करना ही होता है।
इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में प्रेफरेंस के आधार पर वोट्स तब तक ट्रांसफर होते हैं जब तक कि कोई इस हाफवे मार्क को क्रॉस नहीं कर लेता। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, कार्यकाल, शर्तें और शपथ। जब सारा कॉम्प्लेक्स मैथ्स सुलझा जाता है और विनर डिक्लेयर हो जाता है, तब ऑफिस का सफर शुरू होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ से, जो आर्टिकल 60 में आती है। इसके बाद शुरू होता है 5 साल का टर्म, और अगर कोई अपना पद पहले छोड़ना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, जिसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का हिस्टोरिकल ट्रिविया है। टेक्निकली आर्टिकल 57 री इलेक्शन पर कोई रोक नहीं लगाता, यानी कोई कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर इतिहास देखें तो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगातार 2 टर्म्स तक इस पद को संभाला है। और अब आखिरी हिस्सा, सेक्शन 6, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया। इस सर्वोच्च पद का कोई भी एकेडमिक एनालिसिस तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हम इस पद से हटाने के सबसे बड़े संवैधानिक सुरक्षा उपाय को ना समझें। आर्टिकल 61 एक बेहद कठोर क्वासी जुडिशियल या अर्ध न्यायिक इम्पीचमेंट प्रक्रिया तय करता है, जिसे हमारे संविधान निर्माताओं ने सीधे अमेरिका से अडॉप्ट किया था। पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से यहाँ एक बेहद फैसिनेटिंग लीगल डिस्टिंक्शन है। पूरे संविधान में महाभियोग या इम्पीचमेंट शब्द ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए रिजर्व्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज या कैग जैसे बाकी अधिकारियों को हटाने के लिए संविधान में केवल लाइक प्रोसेस यानी समान प्रक्रिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या ये कड़े संवैधानिक फॉर्मूले और कॉम्प्लेक्स मैथ्स वास्तव में एक बैलेंस्ड नॉमिनल हेड सुनिश्चित करते हैं, या फिर ये देश के सबसे बड़े पद को पार्लियामेंट्री नंबर गेम के हाथों में बहुत ज्यादा बांध देते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां थ्योरी और रियल पॉलिटिक्स आपस में टकराते हैं। इस मास्टर क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।